हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टील जीएन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई एग्जाम्स में, बीपीएससी के एई एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, लेक्चर एग्जाम में, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, यूपीएससी आईएएस में, और जितने भी अदर जो है आपके स्टेट पीएससी एग्जाम है और पीएसयूज एग्जाम में, तो इन सभी में स्टील जीएन के क्वेश्चंस मैं ऑलमोस्ट इसमें कवर करने जा रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विड्थ डी एंड डेप्थ बी अबाउट हिज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट मिड डेप्थ इज। तो यहाँ पे विड्थ इज द डी, ओके, एंड डेप्थ इज द बी। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होता है आपका, वो हो जाएगा आपका डी बी क्यू बाय 12, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया गया है, यहाँ पे डेप्थ को बी से डिनोट कर दिया गया है और विड्थ को डी से नोट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो जाएगा आपका डी बी क्यू बाय 12। आपको बी डी क्यू बाई 12 नहीं दिखना है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ को बी से डिनोट किया गया है और विड्थ को डी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इक्वल टू डी बी क्यू बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आई एस 800/1962 द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट इज। सो अकॉर्डिंग टू आई एस 800/1962 क्या होता है, जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील प्लेट्स होता है वो होता है आपका 0.75 इंटू एफ वाई। ओके, तो एफ वाई क्या है आपका, एफ वाई इज 250, राइट, स्टील का एफ वाई इज 250। सो आपका 1875 आ जाएगा, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1890 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेम फॉर्मवर्क फॉर द ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज। तो बोल रहा है कौन सा मेथड ऑफ डिजाइन है स्टील का जिससे कि ज्यादा रिजिडिटी और इकोनॉमी इन वेट होता है। तो वो जो इस टाइप का मेथड ऑफ डिजाइन है उसको हम बोलते हैं फुल्ली रिजिड डिजाइन। ओके, क्या होता है फुल्ली रिजिड डिजाइन? दिस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क फॉर द ग्रेटेस्ट रिजिडिटी एंड इकोनॉमी इन वेट इज नोन एज फुल्ली रिजिड डिजाइन। ओके, इसमें क्या होता है, जो मटेरियल का जो यूज होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इकोनॉमी इन वेट हो जाता है। ओके, इट इज मोर इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल यूजेस एज द स्टिफनेस ऑफ द कनेक्शंस अलाउज फॉर लॉन्गर स्पान बिटवीन सपोर्ट एंड स्मॉलर मेंबर साइज। में आपको रिजिडिटी तो मेंबर का ज्यादा मिलता है, बट जो वेट जो होता है मटेरियल का वो आपको कम लगता है, तो इकोनॉमी इन वेट होता है। तो दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द फुल्ली रिजिड डिजाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज गिवन है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस पे देखेंगे कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। सेक्शन मॉडुलस जो होता है वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई, दैट इज फ्रॉम दिस एक्सिस टू दिस अपर मोस्ट एक्सिस। ओके, अपर मोस्ट पार्ट। सो यहाँ पर देखिए डी अगर ये है और बी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये विड्थ है इसका। सो आई क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा और वाई क्या होगा, डी बाई 2 हो जाएगा। तो जो सेक्शन मॉडल जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई होता है, तो सेक्शन मॉडल हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 6। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शेप फैक्टर फॉर अ सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। सो फॉर सर्कुलर सेक्शन जो शेप फैक्टर होता है वो होता है आपका 1.70। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे शेप फैक्टर क्या होता है। तो शेप फैक्टर जो होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है, वो होता है आपका शेप फैक्टर। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के वो आपको यहाँ पे लिखा गया है। अगर मान लिया आपको किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर के लिए पूछ दिया, स्क्वायर के लिए पूछ दिया, डायमंड के लिए पूछ दिया, आई सेक्शन के लिए पूछ दिया, तो उसके लिए आप भी इस पर प्रिपेयर करते हो। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है शेप फैक्टर, वो होता है आपका 1.5, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बोथ। सर्कुलर के लिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पूछ दिया, दैट इज 1.70 होता है। डायमंड के लिए आपका अगर डायमंड शेप दिया हुआ है तो उसके लिए 2 होता है, और अगर आई सेक्शन दिया हुआ तो ये 1.1 से 1.2 के बीच में वैरी करता है आई सेक्शन का। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन। तो लोड्स का जो कोड होता है आईएस कोड, उसका क्या नंबरिंग है? तो उसका नंबर होता है आपका IS 875। ओके, तो IS 875 जो है वो आपका स्टैंडर्ड लोड है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड होते हैं। जैसे डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट 1 है, लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 है, विंड लोड के लिए IS 875 पार्ट 3 है, और स्नो लोड के लिए IS 875 पार्ट 4 है। बट सिस्मिक लोड के लिए आपका जो है IS 1893 है, जो कि इसमें ऑप्शन में तो नहीं था, तो इसलिए हम सिर्फ IS 875 को हम इसमें यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द बीम सपोर्टिंग द स्टेयर स्टेप्स आर जनरली नोन एज। सो जो बीम होता है और वो सपोर्ट कर रहा है किसको, स्टेयर स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स को, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रिंजर्स। स्ट्रिंजर्स क्या होता है, देर आर बीम्स इन अ ब्रिज रनिंग पैरेलल टू द रोडवे एंड स्पैनिंग बिटवीन अदर बीम्स
विच ट्रांसफर द लोड टू मेन गडर्स और ट्रसेस। ये होता है आपका स्ट्रिंजर्स। इसमें आपको स्पेंड्रल बीम क्या होता है? स्पेंड्रल बीम होता है these are the exterior or edge beams in the building supporting loads from exterior wall and from part of the floor system। ये आपको होता है स्पेंड्रल बीम। अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसमें भी देख सकते हो। हेडर क्या होता है? हेडर होता है अ बीम एट द स्टेयर वॉल ओपनिंग। ओके, सो अगर आपको किस क्वेश्चन में दूसरा कुछ पूछ रहा है, स्पेंड्रल बीम के बारे में पूछ रहा है, हेडर के बारे में पूछ रहा है, तो आप इससे पढ़ के आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि IS 800 एज पर IS 800 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज। सो अकॉर्डिंग टू IS 800 बोल रहा है कि व्हाट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट होता है वो होता है आपका 1.67। ओके, सो यूजुअली अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 1.67 इज अडॉप्टेड फॉर टेंशन मेंबर। ओके, शॉर्ट कॉलम्स एंड बीम्स, टेंशन मेंबर, शॉर्ट कॉलम एंड बीम्स के लिए जो नॉर्मल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है आपका 1.67, जबकि 1.92 जो होता है किसके लिए? लॉन्ग कॉलम। अगर कोई लॉन्ग कॉलम है तो उसके लिए 1.92 होता है। तो 1.92 इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो वी विल पुट द, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है 1.67 यूजुअली यूज होता है फॉर द टेंशन मेंबर, शॉर्ट कॉलम्स एंड बीम्स, सो वी विल मार्क द आंसर 1.67। ओके, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट ऑफ द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील इज 1.67 एज पर IS 800। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है परमिसिबल स्ट्रेसेस में ऑल्सो भी नोन एज। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस में ऑल्सो भी नोन एज क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस। सो द परमिसिबल स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज in some national standards as the working stress method because the predicted stresses are the unfactored stresses expected during the operation of the equipment। okay, so परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसको किसी किसी कोड में हम वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड फैक्टर अप्लाइड टू विंड एंड सिस्मिक लोड्स इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज। तो जो लोड फैक्टर अप्लाइड होता है टू द विंड एंड सिस्मिक लोड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वो होता है आपका 1.5। आप यहाँ पे देखिए जो लोड जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ओके, सो क्या होता है आपका 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 विंड लोड प्लस 1.2 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। सो जनरली आपको यहाँ पर जो है 1.5 वाला फैक्टर जो है लोड फैक्टर वो यूज होता है फॉर द विंड एंड सिस्मिक लोड्स इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो 1.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज कॉल्ड। सो जो लाइट सेक्शन स्टील बीम अगर प्लेन कंक्रीट है उसके अंदर अगर स्टील बीम प्लेस किया हुआ है पैरेलली तो उस टाइप का सेक्शन कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिलर जॉइस्ट। ओके, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलर जॉइस्ट। एक रेक्टेंगुलर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो है बीम है और उसमें उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसमें स्टील बीम आई सेक्शन मान लीजिए लाइट्स में डाला गया है, तो वो होता है आपका फिलर जॉइस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम। तो बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ द सेक्शन जो है ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, तो वो होता है आपका वो होता है फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइस। ओके, वहां पर जो ऑप्शन कट होगा वो होगा आपका फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट्स यूज्ड इन प्री स्ट्रेस स्टील टैंक्स इज। सो प्री स्ट्रेस स्टील टैंक में जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट यूज होता है वो होता है आपका 6 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन रिस्पेक्टिव ऑफ दिस ग्रेड। तो बोल रहा है कि इस चारों में से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ग्रेड। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है आपका ऑल ऑप्शंस। ओके, यूनिट मास ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पोजेंस रेशियो। नेक्स्ट, बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन। तो बोल रहा है बल्ब एंगल्स का यूज कहां पर होता है? कॉलम बिल्डिंग, ब्रिज बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, वाटर टैंक बिल्डिंग। जो बल्ब एंगल का यूज होता है वो होता है आपका फॉर द शिप बिल्डिंग। ओके, बल्ब एंगल क्या होता है? यहाँ पर जो है आपका एक सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा एक जो एज होता है वहां पर एक एनलार्जमेंट होता है और बल्ब बनाया होता है लाइक दिस राउंडेड शेप, और दूसरा एज जो होता है वो होता है आपका फ्लैट। ओके, सो बल्ब एंगल इज अ हॉट रोल्ड स्टील प्लेट और बार हैविंग वन एज एन एनलार्जमेंट और बल्ब एंड other edge may be flat with rounded corners. These are highly corrosion resistant than other type of steel and hence mostly preferred in ship building। चूंकि यह जो है हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है तो इसके लिए हम इसको जो है शिप बिल्डिंग में यूज करते हैं बल्ब एंगल्स को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंटरसेक्शन ईच अदर इज कॉल्ड। बोल रहा है प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंटरसेक्शन ईच अदर वो कहलाता है आपका गसेट प्लेट। तो गसेट प्लेट क्या होता है?
Gusset plates are thick sheets of steel that are used to connect beams and girders to columns or the connected truss members. दो members को अगर हम काउंट वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम गसेट प्लेट को यूज करते हैं. गसेट प्लेट कैन बी फास्टन टू अ परमानेंट मेंबर इधर बाय बोल्ट, रिवर्स और वेल्डिंग or a combination of the three. They are mainly used as a connecting piece at the intersection of two or more members in a roof of building, bridges and other structures. तो जनरली इसको हम एज ए कनेक्टिंग मेंबर यूज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका गसेट प्लेट. नेक्स्ट बोल रहा है अ वेब प्लेट इज कॉल्ड अनस्टिफन्ड इफ द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस इज लेस देन. तो वेब प्लेट क्या बोल रहा है, क्या कहता है, अनस्टिफन्ड होता है अगर उसका रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ एंड थिकनेस जो है अगर वो लेस देन आपका 85 है. तो फॉर स्टील स्ट्रक्चर्ड designed according to the Indian Standard Code of Practice IS 800/1984, the limiting value of d by t, d is the clear depth and the thickness of an unstiffened web plate is 85. Okay, so therefore if the ratio of clear depth and thickness of web plate is less than 85, it is considered to be an unstiffened web plate according to IS 894 design code. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे द हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ. तो हैवीएस्ट आई सेक्शन का नाम क्या होता है फॉर द सेम डेप्थ. अगर कोई सेम डेप्थ का आई सेक्शन है तो उसमें हाईएस्ट वाले का जो नेम जो आईएस कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है वो दिया गया आपका ISHB, विच मीन्स स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम. ओके, वैसे ही व्हाट इज द नेम ऑफ द ISLB, सो इट विल बी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम. ISMB व्हाट इट विल बी, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम. ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम. सो जो हैवीएस्ट जो होता है वो होता है आपका ISHB, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम. ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं. द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस वेरीज फ्रॉम. सो जो इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस जो है वो वेरी करता है आपका L/4 टू L/5. सो फॉर इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग. एज अ गाइड द स्पेसिंग जो है आपका जनरली 1/4, अगर आपका स्पान जो है वो 15 मीटर से तक है तो 1/4 मीन्स L/4 इज द इकोनॉमिकल स्पेसिंग फॉर ट्रस. ओके, और अगर आपका 15 to 30 मीटर आपका स्पेसिंग है तो आपका जो वो होगा L/5 होगा, दैट इज 1/5 ऑफ स्पान अप टू 15 मीटर टू 30 मीटर. सो द इकोनॉमिक स्पेसिंग ऑफ द ट्रस इज द स्पेसिंग दैट मेक्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रसेस, पर्लिन्स, रूफ कवरिंग्स, कॉलम्स एक्सेट्रा. ओके, तो टोटल अगर आपका इकोनॉमिक स्पेसिंग आपको निकालना है किसी ट्रस का तो आप उसका जो स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस रखिए वो रखिए L/4 टू L/5 तक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Normally, the angle of roof truss with asbestos sheet should not be less than. So, एंगल बोल रहा है जो रूफ ट्रस का एंगल होता है विद एस्बेस्टस शीट, उसका एंगल क्या होता है? तो उसका एंगल जो होता है वो होता है आपका 30 डिग्री. ओके, सो द पिच ऑफ द रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीमेंट शीट शुड बी टेकन एज 1/12. सो पिच क्या हो गया H/L, तो एंड स्लोप क्या है H डिवाइड बाय L/2. ओके, तो स्लोप इक्वल टू 2 into P. सो फॉर रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीमेंट शीट स्लोप शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज. तो कॉलम स्प्लाइस का यूज हम क्यों करते हैं? तो कॉलम स्प्लाइस का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम. अगर आपका 2 कॉलम है और उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, स्प्लाइस का यूज करते हैं टू कनेक्ट द कॉलम. ओके, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम. ओके, नेक्स्ट द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट्स द पर्लिन्स इज कॉल्ड एज. सो जो मेंबर ऑफ रूफ ट्रस है विच सपोर्ट्स द पर्लिन वो कहलाता है आपका principal rafter. Okay, so in structural engineering or building, a purlin is a horizontal structural member in a roof. Also, the purlin supports the load from the roof deck or sheathing and are supported by the principal rafters and or the building walls, steel beams, etc. So, the member of roof truss which supports the purlins is called generally the principal rafter. Okay, next. बियरिंग स्टिफनर्स आर डिजाइंड. सो बियरिंग स्टिफनर्स होता है उसको डिजाइन किया जाता है एज अ कॉलम. सो बियरिंग स्टिफनर्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रेनफोर्स द कनेक्शन बिटवीन द बीम एंड द कॉलम इन अ बिल्डिंग और ब्रिज. ओके, सो दे आर डिजाइंड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द बीम टू द कॉलम while also providing additional support and stability to the structure. तो इसका जो bearing stiffeners है वो डिजाइन किया जाता है एज अ कॉलम, मीन्स टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द बीम टू द कॉलम और उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेयरिंग स्टिफनर्स को डिजाइन किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं. हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गिर्डर्स इफ द थिकनेस ऑफ द वेब इज लेस देन. तो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स की कहाँ जरूरत पड़ती है इन प्लेट गिर्डर्स अगर थिकनेस ऑफ वेब जो है वो लेस देन आपका डेप्थ बाय 200 है. ओके, सो इन प्लेट गिर्डर ब्रिज इज अ टाइप ऑफ ब्रिज दैट यूजेज अ प्लेट गिर्डर एज इट्स मेन
structural element. If the thickness of wave plate is less than d by 200, where d is the unsupported depth of the wave, then the wave plate should be provided with both vertical and horizontal stiffeners to prevent buckling and ensure stability. Okay, so horizontal stiffeners are needed in plate girders if the thickness of wave is less than depth by 200. Next, in single laced column construction, the thickness of the flat lacing bar shall not be less than. तो सिंगल लिस्ट कॉलम कंस्ट्रक्शन में जो थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार्स होता है वो शुड नॉट बी लेस देन आपका 1/40 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंगल लेसिंग. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ स्टिफनर्स इन अ प्लेट गिर्डर इज टू. तो जो पर्पस ऑफ स्टिफनर्स इन अ प्लेट गिर्डर वो होता है आपका टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट. ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ द स्टिफनर इन अ प्लेट गिर्डर इज टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिफनर्स आर यूज्ड. स्टिफनर्स आर यूज्ड टू make plate girders stiff or rigid. So stiff or rigid कब हम किस चीज को बनाते हैं? If we are preventing the buckling of that member. So to prevent from the buckling, we have to make that member as a stiff or rigid. So in case of, so the purpose of stiffeners in a plate girder is to prevent buckling of the web plate. Okay, next. The sag tie in a truss is mainly used to reduce. So जो sag tie use होता है in a truss, जो होता है mainly used to reduce the moment and the deflection. Okay, so a sag tie is the central vertical member of the truss. Truss होता है, okay, जो center में जो vertical member होता है, that is used to reduce the moment due to self weight in the long middle tie member and also to reduce its resulting deflection. So the sag tie in a truss is mainly used to reduce the moment and the deflection. Next, an angle section can be used as purlin when slope of the roof truss is. So बोल रहा है कि एक angle section को हम एज अ पर्लिन यूज कर सकते हैं अगर स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस जो है वो आपका होना चाहिए क्या? लेस देन 30 डिग्री. सो एंगल सेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ पर्लिन सेक्शंस प्रोवाइडेड द स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस इज लेस देन 30 डिग्री. नेक्स्ट, which of the following elements in of a pitched roof industrial steel building primarily resist lateral load parallel to the ridge? So बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट जो है ऑफ अ pitched roof industrial steel building रेजिस्ट करता है लेटरल लोड पैरेलल टू द रिज? सो वो होता है आपका ब्रेसिंग. सो ब्रेसिंग्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टिंग द लेटरल लोड. सो टू रेजिस्ट द लेटरल लोड वी आर यूजिंग व्हाट? ब्रेसिंग्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, ओके, फॉर रेजिस्टिंग द लेटरल लोड्स. नेक्स्ट बोल रहा है कि एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज द इन अ ट्रस गर्डर ऑफ अ ब्रिज अ डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट 400 ISF and carries a pull of 800 kN. If the gross diameter of the rivets is 26 mm, then the number of rivets required in the splice. So बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिवेट्स निकालिए. एक इन अ ट्रस गर्डर ब्रिज डायगोनल कंसिस्ट ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट 400 ISF और इसमें पुल लग रहा है कितना? 800 kN का. सो ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट्स दिया हुआ 26 mm, तो नंबर ऑफ रिवेट्स जो होगा वो हम निकालेंगे कैसे? मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है? पुल P 800 kN दिया गया है और ग्रॉस डायमीटर D 26 mm दिया गया है. तो लेट अस कंसीडर 2 माइल्ड स्टील फ्लैट्स कनेक्टेड ऑन ईच साइड ऑफ द गसेट प्लेट. Therefore, load on each plate P1 क्या हो जाएगा? 800 डिवाइड बाई 2. ओके, दैट इज एक प्लेट पे आपका कितना लोड आएगा? 400 kN. ओके, नाउ अगर हम फील्ड रिवेटिंग यूज करते हैं तो सियरिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो कितना होता है? 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो देयरफॉर द रिवेट वैल्यू RV इक्वल टू पाई 26 स्क्वायर इंटू 90 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 47.78 kN हो जाएगा. सो नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड जो है वो आपका P1 डिवाइड बाई RV दैट इज 400 डिवाइड बाई 47.78, that is the 8.37, means you have to provide the number of rivets equal to 9. Next, in a steel beam section the wave carries. So in the steel beam section जो wave होता है वो carries the shear, वो shear carry करता है. Means generally in a steel beam section the wave is considered to carry the shear whereas the flange is considered to carry the moment. जनरली इंटरव्यू में पूछ देता है ये क्वेश्चन कि मान लीजिए कि एक आई सेक्शन है, उसमें आप बताइए कि जो वेव है वो क्या आपका कैरी करता है. ओके, फ्लैंज क्या कैरी करता है, वेब क्या कैरी करता है. जी मुझे याद है कि एक बार मुझसे किसी IIT के इंटरव्यू में पूछ दिया गया था कि एक आई सेक्शन है और उसका वेब जो है वो क्या कैरी करता है, मीन्स क्या रजिस्ट करता है. तो आपका जो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वेब कैरीज द शियर, और अगर फ्लैंज के बारे में पूछा गया है तो फ्लैंज जो है आपका मोमेंट को कैरी करता है. ओके, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 मीटर हाई एंड इज फिक्स टू द ग्राउंड. एक इलेक्ट्रिक पोल है जो कि 5 मीटर हाई है और ग्राउंड पे फिक्स है. इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड इज फ्री टू मूव साइडवेज ओवर देयर. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल इज. सो
बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि देखिए एक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल है जो कि ग्राउंड पे क्या है, फिक्स है, राइट। और ऊपर पर जो है इसका क्या है, इसका जो वायर, यहाँ पर इसका वायर है, पोल पे वायर है, ओके, 2-3 वायर होता है पोल पे, राइट। तो ये बोल रहा है कि जो पोल है ये साइडवेज मूव कर सकता है, ओके। तो बोल रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल निकल, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल जो है वो आपका हो जाएगा 4 मीटर। कैसे? सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल जो है आपका क्या होता है, जनरली किसी भी इफेक्टिव लेंथ का क्या होता है, के इंटू एल होता है, राइट। So LE is the effective length, L is the actual length of the pole, and K is the effective length factor. So the effective length factor depends on the type of support at the bottom of the pole and the type of fixing at the top of the pole. For a freestanding pole with a wire at the top, the effective length factor is approximately 0.8. Means LE equal to 0.8 into L. So 0.8 into L जो है आपका 5 मीटर, that is equal to 4 मीटर. ओके, कहीं कहीं आपको किसी क्वेश्चन में देखिएगा, कहीं किसी बुक में इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको 10 मीटर लिख दिया गया है. 10 मीटर क्या होता है, 2 इंटू एल. 2L कब होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल 2L कब होगा, जब होगा आपका जो अपर का साइड जो है वो फ्री रहेगा, राइट। जब अपर साइड फ्री रहेगा तो वहाँ पे 2L हो जाएगा, बट यहाँ पे फ्री तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, ऊपर पे आपको वायर्स है, ओके, सिर्फ वो साइडवेज मूव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ पोल होगा वो आपका L इक्वल 0.8 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस सेक्शन एरिया। तो बोला नेट सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ अ टेंशन मेंबर, इक्वल टू ग्रॉस सेक्शन एरिया minus the area of rivet holes, okay, minus the area of rivet holes, that is equal to the net section area. So gross section area minus area of rivet hole, that is equal to the net section area, that is a formula. Next, a tensor member if subjected to a possible reversal of stresses due to wind, the slenderness ratio of a member should not exceed. बोल रहा है फॉर टेंशन मेंबर जो है अगर वहां पर पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर शुड नॉट एक्सीड इज द 350. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है स्लेंडरनेस रेशियो. सो फॉर कंप्रेशन मेंबर 180, 250, 300, बट यहाँ पे आपको टेंशन मेंबर पूछा है. सो फॉर टेंशन मेंबर विद द रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अदर देन विंड और अर्थक्वेक, आपको विंड अर्थक्वेक बोल रहा है, अदर देन विंड अर्थक्वेक अगर आपका रिवर्सल स्ट्रेस हो रहा है, so that slenderness ratio should be 180. But in this question they have asked you what, due to wind only, so reverse of state due to wind or earthquake it will be 350, and member always under tension other than pre-tension member it will be 400. So this was about the tension member. If they ask you about the compression member, then due to dead load and wind load, the slenderness ratio should be 180. For with wind and earthquake action it will be 250, and with lateral torsional buckling it will be 300. So if they will ask you about compression member, you will find the answer from upper 3 options. And but in this question they have asked you about the tension member, so reversal of stress of the, with wind and earthquake it will be 350, or without other than wind and earthquake it will be 180, right. Next, minimum thickness of main steel members not exposed to weather is. so अगर कोई भी स्टील मेंबर है जो कि एक्सपोज टू वेदर नहीं है, तो मिनिमम थिकनेस जो स्टील मेंबर्स होता है वो होता है आपका 6 mm. When the steel work is not directly exposed to weather, the thickness of a steel of the main member shall not be less than 6 mm. And when the steel work is not directly exposed to weather, the thickness of steel in secondary members also. Main member तो आपका 6 mm है ही, secondary members भी जो है वो that also should not be less than the 6 mm. Okay, both कहीं भी आपका जो मिनिमम जो स्टील मेंबर होता है वो आपको 6 mm से नीचे यूज नहीं करना है, राइट. नेक्स्ट, आइलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, जो आइलर्स फॉर्मूला होता है वो जनरली वैलिड होता है आपका लॉन्ग कॉलम्स के लिए, ओके. सो आइलर्स फॉर्मूला इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स जहां पर कि आपको बकलिंग की फिनोमेना होती है. जब शॉर्ट कॉलम होगा तो शॉर्ट कॉलम जो है वो फेल किस में होता है, वो फेल होता है आपका ड्यू टू क्रशिंग, राइट. बट यूलर्स फॉर्मूला जो आइलर्स फॉर्मूला है वो आपका वहीं पर यूज होता है जहां पर कि बकलिंग होती है. और बकलिंग कहाँ होती है, बकलिंग is a phenomenon occurring in the long columns only. So Euler's formula valid for the long columns only, right. Next, maximum value of slenderness ratio of lacing flats in a steel column is. तो जो maximum value of slenderness ratio है of lacing flats in a steel column वो होगा आपका 145. So maximum allowable slenderness ratio of a lacing bar is 140. It's a very common question general exam, in exam they will ask you in the objective exams, okay. For the maximum allowable slenderness ratio of a lacing bar is 145. Next, the maximum allowable slenderness ratio for axial loaded member carrying tension only. So maximum allowable जो slenderness ratio है for axial loaded member carrying tension वो होता है आपका 400, okay. So according to specification the maximum slenderness ratio for tension member is 400. This means that the effective length of member should not exceed 400 times its radius of gyration, okay. Next,
स्ट्रट, स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट इज अ compression member. Okay, so a structural member subjected to an axial compression force, compressive force, is called a strut. As per definition, strut may be horizontally inclined and even vertical. So जो वर्टिकल स्ट्रट होता है वो होता है आपका कॉलम. अगर आपको वर्टिकल नहीं तो हम जल्दी उसको स्ट्रट बोल देते हैं, बट स्ट्रट जो है वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है. जो वर्टिकल स्ट्रट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका कॉलम. क्योंकि कॉलम भी जो है एक क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है, राइट. सो वर्टिकल स्ट्रट को जनरली हम कॉलम कहते हैं, बट स्ट्रट जो है वो एक आपका कंप्रेशन मेंबर ही होता है. ओके, नेक्स्ट. द इफेक्टिव सलेंडर रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम कंपेयर टू एक्चुअल मैक्सिमम सलेंडर रेशियो शैल बी कंसीडर्ड एज. तो जो इफेक्टिव सलेंडर रेशियो ऑफ लेस्ड कॉलम जो है कंपेयर टू एक्चुअल मैक्सिमम सलेंडर रेशियो जो होता है वो होता है आपका 1.05 टाइम्स. So for laced column, effective slender ratio equal to 1.05 times actual maximum slender ratio. Okay. So here they have asked you about the laced column. Okay. So if they will ask you for battened column, so it will be effective slender ratio equal to 1.1 times actual maximum slender ratio. Okay. As the slender ratio increases, allowable compressive stress decreases. Thus, the capacity of laced column is taken as lesser than the actual capacity. Right. So यहाँ पे आपको मैंने बैटेंड का ही बता दिया. अगर वो आपको बैटेंड कॉलम के बारे में पूछेंगे कि कितना होता है तो आप उसको 1.1 पे मार्क कीजिएगा. बट यहाँ पे आपको लेस्ड कॉलम के लिए पूछा गया है तो आप यहाँ पे लेस्ड कॉलम में 1.05 टाइम्स एक्चुअल मैक्सिमम सलेंडर रेशियो होता है. ठीक है, नेक्स्ट. द लेसिंग बार्स इन स्टील कॉलम्स शुड बी डिजाइन टू रेजिस्ट. तो जो लेसिंग बार्स होता है इन स्टील कॉलम वो जो होता है डिजाइन टू रेजिस्ट होता है आपका 2.5 ऑफ द कॉलम लोड. सो लेसिंग बार ऑफ अ स्टील कॉलम शुड बी डिजाइंड टू रेजिस्ट shear force due to 2.5% of the column load to ensure their safety and efficient operation. ये आपको याद रखना है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस. ओके, नेक्स्ट. द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स इज. सो जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम है, अगर आपको इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड है तो वो होता है आपका 0.65 L. ओके, नेक्स्ट. For simply supported beams, the allowable deflection shall not exceed. So, for simply supported beam होता है जो allowable deflection होता है वो होता है आपका it shall not exceed L by 325 means 1 by 325 of the span. Okay. So as per IS 800, the maximum deflection of the beam should not exceed L by 325, where L is span of the beam. Next. A tie क्या है? Tie is आपका टेंशन मेंबर. टाई आपका टेंशन मेंबर होता है. स्ट्रट क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर होता है. टाई क्या होता है? टेंशन मेंबर होता है. ठीक है, नेक्स्ट. द मैक्सिमम अलाउबल सलेंडर रेशियो फॉर मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्सेज ओनली. सो जो मैक्सिमम अलाउबल सलेंडर रेशियो है फॉर मेंबर्स कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स वो होता है आपका 250. यहाँ पर देखिए आपको बोला है कंप्रेसिव कैरिंग कंप्रेसिव लोड. ओके, लास्ट टाइम क्वेश्चन में टेंसाइल टेंशन मेंबर लिखा हुआ था, बट यहाँ पे इस पे कंप्रेसिव फोर्स आ रहा मींस दैट मेंबर इज कंप्रेसिव मेंबर. सो ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स इट विल बी 250. I already discussed the description is given in the previous questions, so you can see there. Okay, next. Compression members always tend to buckle in a direction of the. So बोल रहा है कि compression member इन किस डायरेक्शन में बकल करता है तो वो करता है आपका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन में. ओके, सो द कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन. So it is the radius of gyration. What is the radius of gyration? Is the measure of the distribution of the cross-sectional area of a member around its centroidal axis. So compression members always tend to buckle in the direction of the least radius of gyration. Next, the width of lacing bars in mm is kept. So width of lacing bars को क्या रखा था? वो आपका रखा था आपका thrice the nominal rivet diameter. So width of lacing bar in mm is kept thrice the nominal rivet diameter. नेक्स्ट चलते हैं. वेब क्रिपलिंग इन बीम्स जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर. सो वेब क्रिपलिंग जो होता है वो कहाँ पर होता है? उस पॉइंट पे होता है जहाँ पर कि आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करता है. दैट पॉइंट पे वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर एट द पॉइंट वेयर कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स एक्ट. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लेसिंग बार विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रिफरेबली बी बिटवीन. सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार बोल रहा है विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड प्रिफरेबली बी बिटवीन आपका 40 डिग्री टू 70 डिग्री होना चाहिए. नेक्स्ट, द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम इज. सो जो बकलिंग लोड है इन अ स्टील कॉलम वो क्या होता है? वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोलेनोइड रेशियो. द बकलिंग लोड ऑन अ स्टील कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोलेनोइड रेशियो होता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो थैंक यू.